नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि राहु प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में मीन राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शनि तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या आप हमारे चैनल में भी बड़ी आसानी से हमारे दिए गए अलग अलग लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं, जहां हमें कांटेक्ट करने का तरीका आपको पता लग जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही स्टार्टिंग में बात करें, उसके बाद हम लोग अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और कन्वर्सेशन करेंगे। बिकॉज टाइम के पाबंदियों के कारण लंबी बातचीत हो पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आपको कोई भी प्रश्न इस प्रकार का है या आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, वो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही आप डालिए और आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर आसानी से मिल जाएगा चैनल पर। थोड़ा भी अगर आप जानकार हैं तो अगर आप हमारा फेसबुक का मेरा पेज है या फेसबुक का मेरा जो प्रोफाइल है उसको भी विजिट कर लेंगे, वहाँ के जानकारी तो या हमारे वेबसाइट पे आप चले जाएं www.sanatkumara.webs.com। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ www.sanatkumara, आर के आगे ए आएगा, उसके बाद .webs.com। या आपको हमारे यूट्यूब के इस पेज पे जो अलग अलग लिंक्स होते हैं वहाँ भी हमारा वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप का नंबर दिखाएगा, वो नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो प्रथम भाव क्या बताता है? प्रथम भाव बात करता है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी की। याद रखिएगा, हमारा आउटलुक, हम दिखने में किस प्रकार से, हमारा सोच कैसी, हमारे प्लान ऑफ एक्शन, हर चीज़ लग्न से देखा जाता है। याद रखिएगा, किसी के सारे भाव मजबूत है लेकिन लग्न बहुत कमज़ोर है तो उसको वहाँ तक पहुँचा नहीं पाता है। यानी जीवन में जो फील गुड मुझे कराना है वो लग्न। और याद रखिए, कई लोगों ने प्रश्न किया कि सर लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में क्या फ़र्क है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से देखा जाए, अगर आपका लग्न बहुत बली है तो निश्चित रूप से उसका असर चंद्र कुंडली में पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर होगा? चाहे चंद्रमा कहीं भी बैठा है, क्योंकि है तो वो आपका ही। क्या लगता है आपको? समाज में एक प्रतिष्ठित इमेज कोई मायने नहीं रखती है, तो इसलिए ध्यान रखना है, इसकी वेटेज को कम नहीं आंकना है। ये समाज किस प्रकार से आपको मानता है, सोसाइटी किस प्रकार से मानता है, वो बताता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, हमने देखा है कि ये बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हम लग्न पे ही प्रयोग करते रहते हैं, लग्न की रेमेडी करते रहते हैं, पता लगा दिक्कत चंद्र कुंडली में आ रही है। क्योंकि चंद्र कुंडली क्या तय करती है कि मैं उस चीज़ को कैसे क्या लेकर क्या प्रिज्यूम करता हूँ, उसके बारे में मेरा मापदंड क्या है। पता लगा आपका लग्न कुंडली से देखा तो आय के साधन बहुत अच्छे दिखा रहा है, ज़बरदस्त इनकम है, लेकिन जब आपने इसको चंद्र कुंडली से देखा तो आपका 11वां भाव पीड़ित आ रहा है। अर्थ साफ है कि आपको इतनी ज़्यादा इनकम आपको खुश नहीं दे पा रही है या आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो वो सामंजस्य बिठाना ज़रूरी है। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों को देखना ज़रूरी है। अब कई बार क्या होता है, जैसे विवाह में खासकर हमारा लग्न कुंडली से हमने देखा हिसाब किताब मैच कर रहा है, दूसरी कुंडली का स्वभाव मैच कर रहा है, लेकिन चंद्र कुंडली में जैसे कोई कहता है कि इसकी कर्क राशि है और कोई बोल रहा है कि जी इसकी भी कर्क राशि है। लेकिन अगर आपकी कर्क राशि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ बना रहा है और किसी की कर्क राशि प्रथम भाव में बैठा बना रहा है तो बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि अष्टम भाव वाला हमेशा खराब करेगा, लेकिन देखिए एक बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए। हम कैसे कंपेयर, तुलना कहाँ से करें? हर चीज़ संसार में जो रची है भगवान ने, उसका कोई ना कोई तात्पर्य है, कोई ना कोई। अब जैसे पक्षी हैं, दिन वाले सारे पक्षी हैं,
रात्रि में चाहे हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, चाहे आपकी समझ में कितनी बड़ा फेर हो आपकी समझ में, लेकिन रात्रि के भी पक्षी हैं जिससे हम भयभीत भी होते हैं कि यार ये वाला पक्षी अच्छे नहीं। आपके अच्छे मानने ना मानने से क्या होता है? जैसे उल्लू है, आउल, वो रात का बर्ड है और लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। और उल्लू या और भी इस प्रकार के कई पक्षी हैं, इनका संबंध कहीं ना कहीं रात्रि के देवताओं से भी है, राहु केतु के साथ भी संबंध बनाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इन ग्रहों से मैत्री अगर आप स्वभाव में नहीं दिखाएंगे तो कहाँ से फल आपका अच्छा मिलेगा। यानी उनके ग्रह से संबंधित जो विषय हैं, अगर वो आपको अच्छा लगने लग जाए या उनके प्रति आप रिगार्ड करने लग जाएं, अपने आप ही वो सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। और कई बार बड़ा अटपटा लगता है, किसी लग्न के बारे में जब चर्चा करते हैं तो कह देते भाई तेरे लिए ना ये ग्रह शुभ है, ये अशुभ है, बस अपने दिमाग में छाप देता है। ये बहुत भारी कमी है। याद रखिएगा, ठीक है एक एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा है, लेकिन ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि अगर वो कह रहा है कि भाई जैसे सपोज इस लग्न में अगर हम बात करें, जैसे छठे भाव का स्वामी बन रहा है और ये शुक्र आठवें भाव का स्वामी बन रहा है, आठवें का भी बन रहा है, तो वो कह देगा भाई शुक्र आपका अशुभ है, मतलब अच्छे फल लेने वाला नहीं होगा इस प्रकार। तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा भाई शुक्र तो अशुभ ही रहेगा। याद रखिएगा ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, और चाहे कितना ही कोई आपको कहे कि भाई ये अशुभ है, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं उनके फल को तो आप, इनफैक्ट जो बुरे ग्रह हैं उनके भी माइंड में ऐसा कुछ नहीं रखना है ये अशुभ है, ये अशुभ है। अगर वो जब चलता रहेगा तो निश्चित रूप से उसका फल आपको मिलेगा। अगर बुरा जब चलेगा तो बुरा फल मिलेगा, और अच्छा जब चलेगा तो अच्छा ही फल मिलेगा। तो मन में यही जब चलना चाहिए, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ भी कहे कि आपके लिए ये ग्रह इन हाउसेस का लॉर्ड है इसलिए अच्छा नहीं है। क्लियर हो गया? तो याद रखिए, मैंने बहुत कुंडलियां ऐसी देखी हैं जहां पर शुक्र, जैसे मान लीजिए मेष लग्न में ही देख लेते, मेष लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का, तो बोलेंगे भाई मारक है, तो शुक्र की दशा का हुआ बना देते हैं कि भाई तेरी जब शुक्र की दशा आएगी तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, तो या प्राण निकल जाएंगे। और मैंने बहुत लोगों को शुक्र की दशा में जीवन का पीक लेते देखा है, क्योंकि ये भूल रहे हैं शायद आप कि शुक्र लग्जरी का भी बाय डिफॉल्ट स्वामी है और मेष लग्न में एक कुटुंब भाव का स्वामी है। और अगर शुभ होकर कहीं बैठ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा लग्न में आप देख रहे हैं शुक्र को। तो ये अपने दिमाग में आप बिठाइए, क्योंकि इतने टिपिकल टर्म से एक सरल बात समझना बहुत कठिन होता है। जैसे भारत का संविधान बड़ी कठिन भाषा में, क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है, तो समझ में नहीं आता इस धारा का क्या अर्थ है। तो मतलब दुख से कहना पड़ता है कि कई बार हम एस्ट्रोलॉजी की टर्म्स को भी इतना ज़्यादा टिपिकल बना देते कि कोई समझ ही नहीं पाता। कहता जी अभी तो आपने बताया था 11वां भाव अशुभ होता है, अभी बोल रहे हैं इच्छा पूर्ति वाला है, आप चाहते क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो ज्योतिष में विश्वास करता है, उसके विश्वास की नैया डावाडोल होने लग जाती है। तो या तो आप उसको अच्छे से समझाएं कि इस अशुभता का क्या अर्थ है, या ये अशुभ शब्द आप किनारे रखें, क्योंकि एक अशुभ बोलने के बाद फिर आप ये भी कहने लग जाते हैं कि भाई आपकी इच्छा पूर्ति के लिए 11वां भाव जिम्मेदार है, तो फिर अशुभ आपने बोला क्यों। तो याद रखिएगा, और मैंने अपने कई लेक्चर्स में ऑलरेडी समझा रखा है कि 11वां भाव क्यों एंशिएंट टाइम में या 5000 साल पहले जब इन ग्रंथों की रचना हुई, बृहत्पराशर होरा शास्त्रा, ये 500 साल पहले तक भारत के जो जीवन शैली रही पूरी तरह से हम उसमें, ये देखिए वो तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही नौकरशाह, नौकरी करना, काला बाजारी, चोरी करना ज़्यादा सीखा हमने, क्योंकि इस प्रकार के नियम बनाए गए। अब आप समझ सकते हैं 100 में से 97 माने 97 जब हम लगान ले लेंगे, 97 बोरे ले लेंगे, तो आदमी चोरी स्वाभाविक रूप से करेगा। यानी हमें चोरी सिखाई गई। लेकिन भारत के जो प्रीवियस रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड आप खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा अनाज की चोरी तो बहुत दूर की बात, स्वर्ण की चोरी भी बहुत ही रेयर हुआ करती थी। तो इसलिए अपने पर गर्व करना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको बार बार कहा जाता है कि ऐतिहासिक पुस्तकें, महाभारत, रामायण और भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए आपको। अगर आप वो ग्रंथ बिना पढ़े इसको पढ़ते हैं तो बुद्धि बिफर जाएगी।
आप ना सिर्फ इन शब्दों के सही अर्थ को समझने में कामयाब हो जाएंगे अगर आप वो ग्रंथ पढ़ लेते हैं, आप धैर्य बनाए रखेंगे, परेशान नहीं होंगे। पता लगा कोई अच्छी बात आ रही है तो बड़ी जल्दी एक्साइटेड हो गए, कोई बुरी बात आ रही है अरे बहुत अपसेट हो गए। तो ये सब बातें हमें उन ऐतिहासिक ग्रंथों से पता लगती हैं। भारत का सबसे जाना माना इतिहास जो दुनिया का महाकाव्य है, महाभारत के अगर आप कुछ पर भी पढ़ते हैं तो भी हम काफ़ी हद तक इस ज्ञान को समझने में आसानी होगी। क्लियर हो गया? बहुत चीज़ें ऐसी हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे। भाई आपको पता होगा क्यों ज्योतिष की बातें, जैसे अगर आपको पता हो विराट युद्ध में कोई कह रहा था भी आपका अज्ञातवास खत्म हो गया, कोई कह रहा नहीं खत्म हो गया, तो कौन से ज्योतिषीय गणना के कारण उन्होंने बात पकड़ ली, वो सब, यानी ये बात समझ में आती है कि उस समय भी ज्योतिषीय गणना बड़ी सटीक होती थी। कोई चंद्र कैलेंडर की बात कर रहा था, कोई सूर्य कैलेंडर की बात कर रहा था, तो चंद्र कैलेंडर के हिसाब से तो उनका ईयर कंप्लीट हो गया था, लेकिन दुर्योधन कह रहा था भाई आपका अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो सूर्य कैलेंडर पर अड़ा हुआ था। मतलब अगर आप सिर्फ ज्योतिष को मेरा ग्रह यहां बैठा है इसका फल बता दो, डेट्स इट, फिर हो गया आपका कल्याण। फिर आपको कुछ ना तो समझ में आने वाला है, ना ग्रहों का आशीर्वाद मिलने वाला है। यही सबसे बड़ी समस्या है। सर मेरा कोई मंत्र जाप कर लो और मुझे कुछ ना करना पड़े। दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो आपके बिना इन्वॉल्व हुए आपके नाम पर जप करे और आपका सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल दे। यानी प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप कर रहा है। ध्यान रखिए, इसमें आपका इन्वॉल्व होने का अर्थ होगा आप स्वयं ये चाहते हैं। भाई धन है आपके पास बहुत, आपको वो धन कहीं उड़ाना था, आपने थोड़ा वहां दे दिया कि मेरे नाम से कर दियो जब। याद रखना है आपको, आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें, जब तक आप स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार के थर्ड पार्टी जब से या आपके नाम पर कोई तप कर रहा है, ठीक है कुछ 1-2%, लेकिन 2% 3% से होने क्या वाला है। हमें लाइफ को चलाने के लिए बड़ा परसेंटेज चाहिए और वो तब होगा सही जब आप सही होंगे। क्लियर? मीन लग्न में जब राहु बैठता है प्रथम भाव में, तो देखिए मीन लग्न के जातक बृहस्पति की सात्विक राशि जल तत्व राशि से प्रभावित होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इनका जो नेचर रहता है, देखिए इंटरनल नेचर तो वही रहेगा, सात्विक स्वभाव और जल के आसपास रहना बड़ा पसंद होता है, जल की यात्राएं, पानी के आसपास, ये सब चीज़ें इनके नेचर में रहती ही हैं। अभी राहु यहाँ बैठकर इस हाउस को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, यानी बाय डिफॉल्ट तो वो गुण रखता ही है, लेकिन जब भी हम अपने गुणों को ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वही गड़बड़ कर देता है राहु। भाई हमारा नेचर बदल नहीं सकता है, वो तो वही रहेगा, लेकिन राहु ने जैसे पानी के नज़दीक रह रहे हैं, पानी की ज़्यादा चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं से राहु दुख देना शुरू कर देगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, राहु अगर प्रथम भाव में बैठकर जल तत्व राशि को पीड़ित कर रहा है तो जल संबंधी जो भी विषय होंगे, जल तत्व संबंधी जो भी विषय होंगे, आपको उनसे बहुत प्रेम होगा, लेकिन वो आपको फ़ायदा कम पहुंचाएंगे। पता लगा आपने कोई एक्वेरियम रखा, उसमें जल्दी पानी ख़राब हो जाता है, मछलियां मर जाती हैं, पानी आपने किसी प्याऊ में लगा उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ें जो जल से संबंधित हैं आपको दुख देने लग जाती हैं, जबकि आपको बहुत प्रिय है वो। कारण राहु। हम राहु के प्रति एक ग्रैटिट्यूड देने लग जाएं, एक समर्पण देने लग जाएं, तो वो जल फिर हमें परेशान नहीं करता है। यही कमाल है, बुद्धि में रखना है समर्पण। याद रखिएगा, राहु का अर्थ है कि कहीं ना कहीं उस सुंदर रूप में एक प्रकार का कट है, काला टीका है, लेकिन अगर हम उसका सम्मान करने लग जाए, हम स्वयं ही काला टीका लगा लें, तो कट नहीं लगेगा। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना है, ये जो टीका लगाने का प्रचलन है, काला टीका बच्चों को लगाने का, ये कहीं ना कहीं शनि का डार्क साइड रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है डार्क साइड के लॉर्ड कौन है? शनि। उनके लॉबी में राहु, केतु और शुक्र, ये सब प्लैनेट हैं। तो अगर कोई कुंडली में इस प्रकार का दोष है तो कहीं बच्चे को चोट लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर हमने पहले ही कोई इस प्रकार का रूप में कोई कालिक लगा रखा है तो उसका दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अब आपको लग रहा है सर काला कौन पसंद करता है इस प्रकार का टीका? अरे भाई, राहु केतु के वो स्वभाव में है, उनको आपको क्या पसंद है उससे मतलब नहीं है।
राहु केतु को तो थोड़ा सा घाव वाला चेहरा, चोट के निशान उनके शरीर पे ऐसा है, तो वो जो है वो पसंद करते हैं वो। इसलिए आपको भी एक ग्रैटिट्यूड, समर्पण देते हुए बच्चे को इस प्रकार का टीका लगा दिया तो बचा रहेगा। या आप में भी अगर कोई इस प्रकार का है तो जिस भी चीज में आप ऐसा कुछ करते हैं वहां पर एक मतलब शुरुआत में ही थोड़ा उसको थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए या छुड़वा दीजिए। जैसे आपने बहुत बढ़िया एक घर का जो वैभव उसका वो बनाया एंट्रेंस, उसका एक हिस्से को छुड़वा दीजिए। आप थोड़ा सा खराब जानबूझकर छोड़वा दीजिए। आपको लग रहा है सर ये क्या नॉनसेंस है, ये नॉनसेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं छुड़वाएंगे तो राहु छुड़वा देगा। मतलब आपने बनवा दिया, कहीं ना कहीं कोई दोष ऐसा है आपको तोड़ना पड़ेगा खराब। इसलिए आप पहले ही इस रूप में ध्यान रखें। ऐसे व्यक्ति को जब कभी भी प्रथम भाव में राहु बैठता है, कोई एक दिन तो ऐसा चुनना ही चाहिए। जैसे आप संडे को ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं तो उस दिन जो राहु को प्रिय वैसा रूप बनाने का कोशिश करें। बड़ा ज़्यादा चटक रंग के जो रंग हैं वो इनको प्रिय नहीं है, मतलब कोई पीला रंग, लाल रंग नहीं, कोई जैसे इनको नीला रंग पसंद है, मटमैला रंग पसंद है, इस प्रकार का कोई अगर आप कर सकते हैं। शनिवार को अगर आप रहते हैं फ्री, ऑफिस जाना है फिर तो एक अलग बात है, लेकिन शनिवार की शाम को भी इनको प्रिय लगने वाली वस्तुओं को ग्रहण करें, पहने। क्लियर हो गया? तो इससे काफ़ी ज़्यादा दोष, यानी इसको लगने लग जाता है। आप इस अपने मन में खुद से जाने कि जिस प्लैनेट को, या आपका कोई मित्र है, आपके मित्र किसी कारण से द्वेष हो गया तो दूर रहते हैं, अभी आप उनसे दूर रहते हैं। लेकिन जो मित्र को चीज़ें पसंद है अगर आप वो करने लग जाएं तो अपने आप ही वो जो द्वेष आया हुआ है दूर हो जाएगा। ये तो मानना पड़ेगा 9 के 9 प्लैनेट हमारे मित्र ही हैं, लेकिन हमारे कर्मों के कारण कोई विशेष मित्र बन जाता है, कोई दूरी बना लेता है। तो इसलिए हम वो ग्रैटिट्यूड, समर्पण वही देना है। देवता है भाई, अधिकार एक्सीडेंटली नहीं आता है। कहता जी वो अमृत पी लिया बस राहु ने और बस उसको ग्रह बना लिया, ऐसा नहीं होता है। हमारा तपस्या, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे बने। ठीक है, कोई ऐसा रहा तो दंड मिला, विष्णु से सुदर्शन चक्र से इनका गर्दन काटी गई, लेकिन ये मानना ही पड़ेगा कि अगर अमृत पिया है और भगवान विष्णु के सुदर्शन का स्पर्श हुआ है तो भाई भाग्य बहुत है, बहुत भाग्यशाली माने जाएंगे। अगर आपने कभी पढ़ा हो ग्रंथों में खाटू श्याम और भी कई बारबरीक के बारे में आपने पढ़ा हो, तो उन्होंने तो स्वयं तपस्या की कि भगवान के हाथों मेरा मोक्ष मिले, मेरी मृत्यु हो। तो राहु केतु को कभी भी मन में यह नहीं रखना है कि यार ये तो राक्षस हैं। क्या राक्षस उस ईश्वर की सत्ता से अलग है? नहीं। कई लोगों को मैंने ये चैनल में कमेंट करते सुना कि सर मेरी कुंडली में ना किसी ने कोई दोष बना दिया है, कोई क्या बोलते हैं टोटका कर दिया है। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। याद रखिएगा, टोटका कभी आपके जीवन में तभी फलीभूत हो सकता है जब वो आपके प्रारब्ध में बना है। कोई तांत्रिक चाहे पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दे, यार आपने तांत्रिक को वेटेज दे दिया, फिर आप क्यों नाटक करते हैं भगवान की पूजा का? कहता जी मैं, वो तांत्रिक भगवान से ऊपर हो गया। और अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आप सच में उसके लायक हैं, मतलब आप फिर उस सात्विक ईश्वर को भजते ही नहीं हैं। मेरे कर्म में जो, मेरा जो प्रारब्ध में जो तय है वो मिलेगा। अब चाहे किसी तांत्रिक के माध्यम से मिले, तांत्रिक नहीं आया तो मेरे घर पे ही मिल जाएगा। एक तो मैं किसी तांत्रिक ने हमारे घर के हालात ऐसे कर दिए, मतलब ऐसा आपका मानना है, ठीक है आप मान रहे हैं, लेकिन मेरा मानना एकदम साफ है और यही हमारे भगवत गीता का मैसेज है। आपके प्रारब्ध में वो जो तय है, कितना ज्यादा तांत्रिक छोड़ो, पता नहीं क्या क्या दुर्योधन ने प्रयोग किए कि इनको लाक्षागृह में जला देंगे। जले, प्रारब्ध उनका तय था। तो ये याद रखना है, ना तो तांत्रिक प्रयोगों के बारे में किसी को ये कहना है और ना स्वयं से ट्राई करना है। सात्विक प्रयोग पर हम चर्चा करेंगे कि भाई मेडिटेट करें आप। क्लियर? तो राहु जब इस प्रकार के रूप में बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा अपने रूप को वैसा कभी कभी दिखाना, कभी बहुत ज़्यादा सुंदर ना लगने वाले कपड़े पहन लेने चाहिए कभी कभी, तो वो अच्छा माना जाता है। राहु को प्रिय है तो क्या करेंगे आप?
अब जैसे कई बार अब दोष निकालते हैं कि सर देखो म्लेच्छों की तरह कटे हुए कपड़े पहन रहे हैं। अब राहु ने वैसा माहौल बनाया, राहु का समय है, तो आप क्या करेंगे? उन्हीं लोगों को सत्ता के या कह सकते हैं समाज के ऊंचे पदों पर बिठा रहा है वो। हमें पसंद है कि नहीं है, अभी वो विषय नहीं है। अभी विषय ये है समय किसका चल रहा है। जिसका समय चल रहा है उनका सभी रिगार्ड करेंगे। यहां पर बैठकर राहु आपको हेल्थ इशू क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर हो गया, और शरीर के जल संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। जैसे पानी से बीमारियां हो जाना, जॉन्डिस का खतरा बहुत रहता है, कॉलेरा का खतरा बना रहता है, जल्दी जल्दी पानी से होने वाली बीमारियों का डर रहता है, क्योंकि राहु एक प्रकार का वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो भी है, शरीर में बना रहा और जल तत्व राशि को प्रभावित कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए, तीनों जल तत्व राशियां प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि से ये मतलब पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को प्रभावित करें, जो कर्क राशि है। कर्क राशि बाय डिफॉल्ट काल पुरुष की कुंडली में हमारा भवन और हमारी माता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका इस कुंडली में, इस जातक में चतुर्थ भाव पीड़ित है अगर, और यहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो सच में आपकी माता को कोई संकट हो सकता है। क्लियर हो गया? आपके भवन बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। हमेशा कंपेयर करना है काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लग्न की कुंडली से। हर जैसे मान लीजिए आपका छठा भाव, यहां फिलहाल कौन सी राशि पड़ रही है? सूर्य की सिंह राशि पीड़ित है, लेकिन ये भाव बहुत बली है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई बीमारियां तो आ रही हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइज होना या ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर दोनों साथ छोड़ दें, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव है, कन्या राशि, दोनों पीड़ित हैं, तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। फिर कई बार हमें बचा लेता है, हार्ट संबंधी कोई बीमारी है वो सब बचा लेता है हमें, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आपकी एजुकेशन में बड़ी दिक्कतें आएंगी। आप ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर इस प्रकार का कोई कोर्स, कोई हॉस्पिटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटलाइजेशन, इस प्रकार की कोई ना कहीं केयरिंग, नर्चरिंग, इस प्रकार की कोई ना कोई स्टडी करना चाहते हैं, और वाटर इंडस्ट्री, इस प्रकार की चीज़ें वो करना चाहते हैं, चंद्रमा से संबंधित पढ़ाई वो करना चाहते हैं। राहु का ये दृष्टि काफ़ी व्यवधान डालता है। अब वो पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में कहीं नीच का होकर वृश्चिक राशि में बैठ जाए और नीच भंग भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो पढ़ाई पूरी नहीं होने देगा। और अगर कहीं चंद्रमा मजबूत अवस्था में है, स्वग्रही भी हो जाए, डिस्टर्बेंस आएंगी, लेकिन पढ़ाई पूरी कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि रिजल्ट घर के मालिक के पास होता है, ओवरऑल रिजल्ट। और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का अधिकार घर में बैठे एलिमेंट और दृष्टि डालने वाले ग्रहों के पास, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का अधिकार। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से अगर किसी महिला की कुंडली है और राहु की दशा चल रही है उसके प्रेगनेंसी के समय, तो संतान तो होगी, लेकिन सर्जरी के बाद, कष्टों के बाद। और अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है, राहु की दृष्टि संतान सुख को कम करता है, यानी संतान नहीं होगी। अब इसमें देखिए, ये संतान का पक्ष जब भी देखना है, दोनों कुंडलियों को कहीं ना कहीं रखना है। जैसे कहते हैं कि भाई आपने किसी पुरुष की कुंडली देखी, उसकी कुंडली में संतान वाला भाव बड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, फिर उनके आपने वाइफ की कुंडली देखी, संतान भाव बहुत मजबूत है। इसका अर्थ ये होगा कि संतान तो होंगी, लेकिन उसका जो रियल फील गुड है वो हस्बैंड को नहीं मिलेगा। संतान फादर की ज़्यादा रिगार्ड नहीं करेंगे, उनसे दूरी बनाई रखेंगी। तो ये फ़र्क आपको समझना है कि संतान के लिए खाली एक कुंडली से सटीक भविष्यवाणी कर पाना कठिन होता है। किसी पुरुष की कुंडली देखिए आपने, पंचम भाव कमज़ोर था, आपने बोला संतान नहीं होगी आपको, उसको तो संतान हो गई। संतान कुंडली में अगर उसके ये दिखा रहा है कि कमज़ोर है भाव, तो उसको संतानों से कोई विशेष स्नेह कह लो आप, या संतान उनको कृतज्ञ मानेंगे या कृतज्ञता दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, पंचम भाव से देखा जाता है। क्लियर? या ये भी हो सकता है जैसे राम जी की कुंडली अगर आप देखें, वहाँ पंचम भाव में दिक्कतें हैं, तो संतानों से विद्रोह एक प्रकार का हो गया, युद्ध हुआ, उसके बाद वो
नज़दीकियाँ आई। तो ध्यान रखना है कि इस प्रकार का दोष भी किसी किसी कुंडली में दिखाई देता है। अब इसमें हम हाँ मतलब आप आई थिंक समझ में आ गया होगा, राम जी की कुंडली में ये पंचम भाव को कम नंबर मिल रहे थे, लेकिन जब हमने जानकी जी की कुंडली देखी पंचम भाव उनसे ज़्यादा मजबूत था, तो वो बात समझ में आ गई होगी कि वो माँ के साथ रहे लंबे समय तक, पिता के साथ अनजाने में युद्ध भी हुआ, अंततो गत्वा माँ के नज़दीक आने के बाद संतानों को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रकार का कोई भी योग बनेगा तो बड़ा कठिन होता है बिना समझे उसके बारे में कोई भविष्यवाणी कर देना। सडन गेन को बताता है। अब ये कम वो नहीं बन रहा है, एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं बन रहा है, तो अचानक जीवन में नुकसान हो सकता है। अगर आप कहीं कुछ पैसा लगाते हैं, डूबने का डर रहता है। सट्टा, लॉटरी, इस प्रकार की चीज़ों में आप क्या बोलते हैं, आप कमेटी वगैरह में सोच समझ कर पैसा लगाना चाहिए। 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि को मैंने बोला काउंट नहीं कर रहे हैं। इतना जरूर याद रखना है, अगर आपने राहु के फल को अच्छे से समझ लिया तो केतु उनके ठीक अपोजिट में रहते हैं, और राहु का स्वभाव अगर शनि से मैच करता है तो केतु का स्वभाव मंगल से मैच करता है। आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जैसे मैंने जहां जहां स्टार लगा रखे हैं, ये राहु के फेवरेट प्लेस माने जाते हैं। तो अगर ये राहु का फेवरेट प्लेस है तो इसका मतलब यहाँ केतु भी फेवरेट प्लेस माना जाएगा इस हाउस में, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर आमने सामने रहते हैं, 7 भाव छोड़कर। जैसे राहु के लिए फेवरेट प्लेस है तो केतु के लिए ये भी फेवरेट प्लेस होगा। राहु के लिए फेवरेट प्लेस है तो केतु, अगर यहाँ केतु बैठा होता तो फिर अच्छा माना जाता, और कहीं बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि वो उसको मोक्ष की दिशा में लेकर जाता है, निस्वार्थ सेवा की तरफ लेकर जाता है। राहु जहां बहिर्मुखी है, केतु वहीं अंतर्मुख होने की बात करता है, संसार से विरक्ति की बात करता है। क्लियर? जैसे अगर केतु पंचम भाव में पॉजिटिवली बैठा है तो कई लोग कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता। एक प्रकार से देखा जाए तो वो इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि केतु अगर पंचम भाव में विरक्ति दे दे तो फिर वो संतान चाहता ही नहीं है व्यक्ति, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। व्यक्ति की खुद की इच्छा नहीं होती कि मैं जीवन में संतान उत्पत्ति करूं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई प्लैनेट शुभ अवस्था में कहीं बैठा हुआ है और उसकी चाह ही अलग प्रकार की है तो वो शुभ ऐसा लग रहा है वहाँ है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से कई बार वो अशुभ फल देने लग जाता है, क्योंकि उस प्लैनेट का डिपार्टमेंट, सीधी बात है, वो डिपार्टमेंट अलग प्रकार का उसका। तो ये किस प्रकार से उसका दिया हुआ शुभता समाज में, मतलब हो सकता है जातक भी इस बात को स्वीकार करे लेकिन माता पिता उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो यार ये तो बहुत गलत बात है। तो सातवीं दृष्टि को छोड़ते हैं, तो नवीं दृष्टि है ये। नवीं दृष्टि से आपके भाग्य को कमजोर करेगा। जीवन में अचानक कोई कार्य रुक जाएंगे, और भाग्य में कमजोरी का कारण क्योंकि राहु प्रथम भाव में बैठा है, तो आप स्वयं अपने भाग्य, यानी आपका मन मस्तिष्क, आपको लगेगा यार मेरा इस प्रकार की सोच, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर मेरे अभाग्यशाली होने का कारण है। और यहाँ पर दृष्टि डालकर ये पिता को भी कष्ट देता है, घर के बुजुर्गों को परेशानी देता है। क्लियर? और सपोर्टिंग नहीं है तो आपका जो धर्म की इमेज है उसको नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है, यानी समाज में जो धार्मिक प्रतिष्ठा है उसको धूमिल कर सकता है। पता लगा मंगल भी बहुत कमजोर है, तो राहु की दृष्टि आपकी धार्मिक प्रतिष्ठा को खत्म कर देगा। कहता है कुछ नहीं है, धार्मिक नहीं है, एकदम बकवास आदमी है, कुछ इसके एथिक्स मोरल कुछ नहीं है इसका। क्लियर हो गया? क्योंकि धर्म को बताता। हमारा यहाँ धर्म का अर्थ तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हमारे नियमों को जो हम मानते हैं। वो कहता है मेरा धर्म है कि मैं राष्ट्र की सेवा करूँगा, मैंने इसको अपना धर्म माना है। कोई कहता नहीं राष्ट्र नहीं, मैंने अपनी माँ की सेवा, चाहे अगर माँ बोलती कि राष्ट्र से विद्रोह करो, मैं माँ की आज्ञा ही मानूंगा अंत समय तक। अब आपको लग रहा है सर ये तो बहुत गलत बात है। ये गलत इसलिए है आज के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हम अपनी जो भी कसम लेते हैं या माता पिता की आज्ञा को अगर हम पालन भी करते हैं तो उसमें एक बाइसिंग रहती है।
अगर अच्छी आज्ञा होगी तो पालन करेंगे, नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ब्लाइंड कर ही लिया कि ये मेरा देवता है, तो फिर वाकई भाई जैसे भीष्म पितामह ने कर लिया था कि भाई इस गद्दी पे जो भी बैठेगा मेरा पिता तुल्य होगा। अब ठीक है, ईश्वर ने किस प्रकार का वो रचा है, कठिन परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा, कि जो उनके एथिक्स मोराल जो थे उनके एकदम अलग व्यक्ति को उस गद्दी पर बिठा दिया, धृतराष्ट्र को। फिर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और उनका धर्म यही था कि मैं इस गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति को पिता समान ही मानूंगा, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए नरक भी जाना पड़े। जब इतनी कठोर तपस्या हो गई तो अधर्म के लिए युद्ध करना भी उनके लिए मोक्ष कारक बन गया। कर्ण का भी यही साहब। तो इसलिए ध्यान रखना, धर्म की परिभाषा इतनी आसान नहीं जितनी आप समझते हैं कि सर ऐसे कैसे हो गया भाई, ऐसे द्रौपदी को 5 पांडवों ने कैसे ब्याह लिया। आपने कभी जीवन में कोई शपथ ली हो तो आपको पता होगा, युधिष्ठिर ने कभी सपने में भी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। इतनी कठोर तपस्या। उन्होंने कहा अगर मेरी माँ ने कोई आज्ञा दे दी, अगर वो गलत भी है, मैं पूरा करूंगा उसको, चाहे मुझे नरक भी जाना पड़े। कहीं वेदों में पुराणों में किस प्रकार का कोई वाक्य नहीं मिलता कि एक महिला को 5 लोग वर लें, लेकिन वरा गया। और तब वेद व्यास ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि अगर ये माँ की आज्ञा है, और माँ की आज्ञा ऐसी नहीं कि अभी मान ली बाद में छोड़ दी, ऐसी नहीं है, अडिग है ये, तो नरक के देवता भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अब इस बात को समझिएगा कि द्रौपदी द्रौपदी इस प्रकार से लोग कह देते हैं, बहुत कठिन है इस बात को समझना। धर्म सबसे गूढ़ है। आप शायद कमाल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आप सीनियर साइंटिस्ट हैं DRDO या कहीं और बड़ी दुनिया की संस्थाओं में, शायद अब वो समझना आसान है। सबसे कठिन है जो विषय, वो है जीवन शास्त्र, जीवन का विज्ञान सबसे कठिन है। क्लियर? तो इसमें आपके कहीं ना कहीं जंघा वाले पार्ट, थाई वाले हिस्से में कोई समस्या आ सकती है राहु की दृष्टि से। तो कुल मिला के राहु का प्रथम भाव में अच्छे रिजल्ट के लिए बृहस्पति का मजबूत अवस्था में एक्सेल्ड हो जाए, यहाँ पर आकर उच्च का हो जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट। और शुक्र यानी जो जो उच्च के जो शुभ ग्रह हैं मजबूत अवस्था में हो, तो फिर इसके उच्च का तो नहीं होना चाहिए शुक्र यहाँ पर, क्योंकि अगर बैठ गया तो इसके साथ हमारे प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं खटास लाएगा। क्योंकि शुक्र को पीड़ित माना जाता है एक प्रकार से, सांसारिक विषय वस्तु के लिए अच्छा है, लेकिन प्योरिटी को कम करता है, शुचिता को कम करता है शुक्र राहु के साथ बैठकर। उसके मन में व्यभिचार वाली भावनाएं ले आता है, गलत या अनैतिक संबंध की तरफ आकर्षित होता है। तो अगर शुक्र निर्दोष होकर यहाँ बैठ जाए, बृहस्पति यहाँ बैठ जाएं, तो राहु का, मैंने बताया भी आपको कब इन प्लैनेट के नेगेटिव इंपैक्ट को मिनिमाइज कर देना। आपको कुंडली में कम से कम 10 राजयोग या धनयोग बन रहे हो, तीनों मूल त्रिकोण के स्वामी अपने अपने घर में बैठे हैं। ठीक है, यहां पर बैठकर बृहस्पति को गुरु चंडाल दोष लग जाएगा, लेकिन जब तीनों मूल त्रिकोण बैठ जाएंगे तो फिर ये ओवरऑल घर या ओवरऑल कुंडली के फल को बचा लेंगे। क्योंकि ये माना जाता है पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य, भली हो जाएगी बहुत कुंडली। या शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और बुध कहीं भी बैठकर मजबूत अवस्था में बैठे हों, तब भी इनका बुरा प्रभाव कुंडली में मिनिमम देखा जाता है। विज्ञान का देवता बलि है, मन का देवता प्रसन्न है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।